क्या आप जानते हैं आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का पनीर आपको बीमार कर रहा है? आप वीकेंड पर परिवार के साथ बाहर जाते हैं, मेन्यू कार्ड देखकर अपनी पसंद की डिश जैसे कढ़ाई पनीर या शाही पनीर ऑर्डर करते हैं। आपको लगता होगा कि आप अच्छी सेहत और बेहतर प्रोटीन के लिए पैसे दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपकी प्लेट में जो परोसा जा रहा है वो धीमा जहर भी हो सकता है। इसी जहर और होटलों के गंदे किचन के खिलाफ महाराष्ट्र में इन दिनों ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसने पूरी फूड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। इस पूरी उथल पुथल के बीच सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, तुकाराम मुंडे। 25 मई 2026 को महाराष्ट्र के FDA यानी खाद्य और औषधि प्रशासन के कमिश्नर पद की जिम्मेदारी IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे को दी गई। कुर्सी संभालते ही उन्होंने खाद्य सुरक्षा को लेकर ऐसा आक्रामक अभियान शुरू किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनके निशाने पर थे मुंबई के सबसे नामचीन होटल, शहर की मशहूर मिठाई की दुकानें, पारसी डेयरी और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जैसे बड़े VIP संस्थान। अधिकारियों की टीम अचानक बड़े बड़े किचन में घुसने लगी और हड़कंप मच गया। आमतौर पर हमारे देश में होता यह है कि जब कोई सरकारी टीम जांच के लिए आती है और कोई खामी मिलती है तो सुधार के लिए कुछ वक्त दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अधिकारियों ने मौके पर ही फैसले लेने शुरू कर दिए। जहां भी किचन में गंदगी मिली या नियमों को तोड़ा गया, वहां तुरंत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालात ज्यादा खराब मिलने पर शटर गिराकर ताला जड़ दिया गया। हर शाम विभाग की तरफ से बाकायदा लिस्ट जारी होने लगी। इसमें बड़े ब्रांड्स के नाम और वहां पाई गई गंदगी की तस्वीरें होती थी। नाम उजागर कर शर्मिंदा करने की इस तेज तर्रार कार्रवाई को मुंडे मेथड कहा जाने लगा। लेकिन कानूनी तौर पर यह सब कैसे मुमकिन हुआ, इसे समझना भी जरूरी है। खाद्य सुरक्षा कानून 2006 की धारा 32 के तहत नियम है कि किसी दुकान में कमी मिलने पर सबसे पहले 14 दिन का सुधार नोटिस देना होता है। लेकिन इसी कानून में एक अहम अपवाद भी है। अगर अधिकारी को लगे कि किसी खाने से लोगों की सेहत को बड़ा खतरा है तो वो बिना किसी मोहलत दिए सीधा कार्रवाई कर सकता है। मुंडे की टीम ने कानून की इसी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करके पूरे राज्य में थोक के भाव लाइसेंस रद्द कर दिए। इसी कड़ी में FDA ने 22 जुलाई 2026 को BMC यानी कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मुख्यालय की कैंटीन पर भी छापा मारा। जांच में खामियां मिलने पर कैंटीन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस एक्शन के बीच FDA की नजर पड़ी मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद मशहूर पूर्णिमा रेस्टोरेंट पर, जो 60 साल पुराना है। 23 जुलाई को जांच के बाद अधिकारियों ने बताया कि इस रेस्टोरेंट में साफ सफाई के मानकों का सिर्फ 37% ही पालन हो रहा है। नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया और दुकान पर ताला जड़ दिया गया। पर रेस्टोरेंट के मालिक ने इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने सिस्टम की सख्ती के खिलाफ 27 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख कर लिया। 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्णिमा रेस्टोरेंट की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अखात की बेंच ने FDA को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मामूली कमियों के लिए सीधा तालाबंदी करना पहले गोली मारना और बाद में पूछना जैसा है। कोर्ट ने FDA से पूछा कि क्या कभी सरकारी प्रतिष्ठानों की जांच की है? अगर आप इतने ही सख्त हैं तो हाईकोर्ट परिसर और मंत्रालय की कैंटीन्स की भी जांच कर लो। सबको लगा कि ये सिर्फ जजों का तंज था। भला कोई सरकारी अधिकारी अदालत के अंदर घुसकर उनसे पंगा थोड़ी लेगा। लेकिन सब ये भूल गए थे कि इस बार विभाग की कमान किस शख्स के हाथ में है। IAS तुकाराम मुंडे कोई आम नौकरशाह नहीं है। वो क्या चीज है और उनके काम करने का तरीका क्या है, इसका अंदाजा आप उनके रिकॉर्ड से लगा सकते हैं। अपने 21 साल के प्रशासनिक करियर में वो 25 बार ट्रांसफर झेल चुके हैं। वो किसी सियासी दबाव, रुतबे या रसूख के आगे झुकने वाले अधिकारी नहीं माने जाते। अदालत से डांट खाने के बाद वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने अगले ही दिन जो किया उसने पूरे महाराष्ट्र की अफसरशाही और न्यायपालिका को सन्न कर दिया। सुनवाई के अगले दिन यानी 30 जुलाई को FDA की टीम पूरे दलबल के साथ सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर के अंदर पहुंच गई। अधिकारियों ने अदालत के अंदर चल रही कैंटीन पर सरप्राइज रेड मार दी। हाई कोर्ट परिसर में 3 कैंटीन हैं। जांच में पता चला कि बॉम्बे बार एसोसिएशन कैंटीन बिना FSSAI लाइसेंस के चल रही थी, जिसे FDA के आने से पहले ही वकीलों ने बंद कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने बिजनेस बंद करने का आदेश थमा दिया। बाकी 2 कैंटीनों को सुधार नोटिस मिला। अदालत ने एक दिन पहले FDA से कहा था कि हमें कार्रवाई में समानता चाहिए और तुकाराम ने उन्हें बिल्कुल वही समानता दिखा दी। ये महाराष्ट्र के इतिहास की हैरान करने वाली घटना थी। एक सरकारी अधिकारी ने बिना झुके सीधे अदालत के परिसर में जाकर नियम लागू करने की हिम्मत दिखाई थी।
हाईकोर्ट के बाद एफडीए ने महाराष्ट्र सरकार के पावर सेंटर यानी मंत्रालय की सरकारी कैंटीन की भी जांच की। हैरानी की बात है कि वहां पर अधिकारियों को कोई गड़बड़ी नहीं मिली, ऐसा एफडीए का दावा है। उनका कहना था सरकारी कैंटीन में साफ सफाई का स्तर 98% है। बस यही बात अदालत के गले नहीं उतरी। 31 जुलाई को फिर से सुनवाई हुई तो वहां भी एफडीए ने सरकारी कैंटीन को लेकर यही दावा किया। ये सुनकर कोर्ट को शक हुआ। एक तरफ प्राइवेट रेस्टोरेंट को महज 37% बताकर बंद कर देना और दूसरी सरकारी कैंटीन को लगभग परफेक्ट बताकर क्लीन चिट दे देना। ये भेदभाव जजों को हजम नहीं हुआ। दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया। जजों ने तुरंत 4 वकीलों की स्पेशल कमेटी बनाई और बिना किसी को भनक लगे मंत्रालय की कैंटीन का औचक निरीक्षण करने भेज दिया। 31 जुलाई की दोपहर जब वो वकील जांच करने पहुंचे तो वहां की हकीकत एफडीए के दावों से बिल्कुल उलट थी। कैंटीन के हालात बेहद गंदे थे और फ्रिज भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब कुछ घंटों बाद वकीलों ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की तो एफडीए के दावों की पोल खुल गई। पता चला कि प्राइवेट होटलों में घंटों जांच करने वाले अधिकारियों ने सरकारी कैंटीन की जांच सिर्फ आधे घंटे में निपटा दी थी। वकीलों की रिपोर्ट और तस्वीर देखकर बॉम्बे हाई कोर्ट का जो गुस्सा फूटा वो देखने लायक था। अदालत ने एफडीए को समानता का पाठ पढ़ाते हुए ऐसी फटकार लगाई जो अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनी। जजों ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्रालय की कैंटीन में जिस तरह की गंदगी और मक्खियां मिली हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि अदालत परिसर में वकीलों के जूतों का स्टैंड भी उस कैंटीन से ज्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ है। अदालत ने फरमान सुनाया कि मंत्रालय की कैंटीन पर ताला लगाइए या फिर पूर्णिमा रेस्टोरेंट का लाइसेंस तुरंत बहाल कीजिए। अदालत के कड़े रुख के बाद एफडीए को बैकफुट पर आना पड़ा। विभाग ने भरोसा दिया कि पूर्णिमा रेस्टोरेंट के निलंबन को रद्द करके उन्हें अपनी कमियां सुधारने का नोटिस दिया जाएगा। ये आम आदमी की उस सिस्टम पर बड़ी जीत थी जो अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग नियम बनाता है। लेकिन ये जीत तो अदालत के अंदर मिली। होटलों के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा खेल चल रहा है जो गंदे किचन और कॉकरोच से भी ज्यादा खतरनाक है। बात सिर्फ साफ सफाई या फ्रिज में रखी बासी सब्जियों की नहीं है। इस कहानी का असली विलन है एनालॉग पनीर यानी कि नकली पनीर। हम सब जानते हैं कि दूध को फाड़कर उसका जो ठोस हिस्सा निकाला जाता है वही पनीर होता है, लेकिन एनालॉग पनीर बिल्कुल अलग चीज है। ये एक तरह का सिंथेटिक उत्पाद है जिसे कारखानों में तैयार किया जाता है। इसको बनाने में दूध की मलाई या फैट का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह बेहद सस्ता पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं। इस नकली मिश्रण को पनीर जैसा आकार और गाढ़ा बनाने के लिए इसमें मैदा, अरारोट, एमिल्सिफायर और कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं। ये दिखने में, छूने में और पकने में एकदम पनीर की तरह ही दिखाई देता है। पकने के बाद भी एकदम पनीर जैसा ही लगता है, लेकिन हकीकत में ये दूध नहीं बल्कि सस्ते तेल और केमिकल का सफेद ब्लॉक होता है। इसे बनाने का कारण है पैसा और मुनाफे का लालच। असली पनीर बनाने में सबसे ज्यादा खर्चा दूध का होता है। 1 किलो असली पनीर बनाने के लिए करीब 5 से 6 लीटर अच्छे दूध की जरूरत होती है। यही वजह है कि बाजार में असली पनीर 400 से 450 रुपए किलो तक बिकता है, लेकिन दूसरी तरफ एनालॉग पनीर में दूध होता ही नहीं है। सस्ते तेल और मैदे से बनने के कारण ये बाजार में आसानी से 200 से 250 रुपए किलो मिल जाता है, यानी आधी कीमत में। इसी मुनाफे के लालच में आजकल कई बड़े होटल, ढाबे, केटरिंग वाले और गली गली में खुल रहे क्लाउड किचन इस नकली पनीर का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मेन्यू कार्ड देखकर कढ़ाई पनीर का पूरा दाम चुकाते हैं, लेकिन आपकी प्लेट में परोसा जाता है धोखाधड़ी का मिश्रण। ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्के और डराने वाले सबूत हैं। महाराष्ट्र एफडीए ने इस मिलावट को पकड़ने के लिए पूरे 1 साल तक जांच की। राज्य भर से पनीर के 308 सैंपल इकट्ठा किए गए और इन्हें लैब भेजा गया। जब नतीजे आए तो आंखें खोलने वाले थे। 308 में से 109 सैंपल यानी कि 35.4% पनीर सुरक्षा मानकों पर फेल हो गए। 30 सैंपल तो ऐसे थे जिनमें इतने खतरनाक रसायन और बैक्टीरिया मिले कि उन्हें इंसानों के खाने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। ये सीधे तौर पर आपके भरोसे का खून है। आपके बच्चों और परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये नकली पनीर शरीर के अंदर ऐसा धीमा जहर घोलता है जो अस्पताल पहुंचा सकता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल वाला पनीर खाने में बुराई क्या है। हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए भी तो उसी तेल का इस्तेमाल करते हैं। आपका सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन मेडिकल साइंस और दुनिया भर के न्यूट्रिशन विशेषज्ञ इस पर जो कहते हैं वो आपको जरूर सुनना चाहिए। घर में इस्तेमाल होने वाले तेल और कारखानों में बनने वाले नकली पनीर में जमीन आसमान का फर्क है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा विज्ञान जानना होगा।
फैक्ट्रियों में जब पाम ऑयल या किसी भी सस्ते तेल को पनीर जैसा ठोस आकार दिया जाता है तो उसमें खास तरह की रासायनिक प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। इस दौरान तेल के अंदर जबरदस्ती हाइड्रोजन गैस डाली जाती है ताकि वो जम जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान पैदा होता है ट्रांस फैट। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंसान के खाने के लिए ट्रांस फैट से बुरा कुछ भी नहीं है। जब कोई ये नकली पनीर खाता है तो ट्रांस फैट सीधे उसके खून में घुल जाता है, जो शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल को बहुत तेजी से बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ते ही दिल की नसों में थक्के जमने लगते हैं। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। WHO ने तो यहाँ तक चेतावनी दी है कि हमारे रोज के खाने में ट्रांस फैट 1% से भी कम होना चाहिए, लेकिन नकली पनीर के नाम पर लोग अनजाने में ही इस जहर की भारी मात्रा निगल रहे हैं। हार्ट अटैक तो सिर्फ एक खतरा है। मशहूर मेडिकल जर्नल पबमेड में छपी रिसर्च बताती है कि ट्रांस फैट का असर दिमाग पर भी पड़ता है। ये खतरनाक फैट दिमाग की कोशिकाओं में जाकर जमा हो जाता है। इससे दिमागी नसों के बीच का तालमेल बिगड़ने लगता है। अगर कोई लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करे तो मानसिक क्षमता कम होने लगती है। इसके कारण डिप्रेशन और उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारी भी होने लगती है, जिसे अल्जाइमर कहते हैं। उसका खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी स्वाद के नाम पर जो चीज हम खा रहे हैं वो हमारी याददाश्त तक को दीमक की तरह चाट सकता है। इसके अलावा हम भारतीय पनीर को प्रोटीन का सबसे बेहतरीन और शुद्ध जरिया भी मानते हैं। खासकर जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए ये ताकत का बड़ा खजाना है। लेकिन एनालॉग पनीर में प्रोटीन के नाम पर सिर्फ धोखा मिलता है। इसमें प्रोटीन ना के बराबर होता है। ऊपर से बिना किसी नियम कानून के गंदी फैक्ट्रियों में बनने की वजह से इसमें कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया पनप जाते हैं। इसे खाने से पेट दर्द, डायरिया, अपच और आंतों में सूजन जैसी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं। बच्चों के शारीरिक विकास और गर्भवती महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है। डेयरी उत्पादों में जो प्राकृतिक फैट होता है वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन कारखानों में रसायनों से बना ये नकली फैट सिर्फ और सिर्फ जहर है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस जहर को फैलाने का काम किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा शातिर माफिया काम कर रहा है, जो इतनी चालाकी से काम कर रहा है कि इसे पकड़ना किसी क्राइम थ्रिलर के सस्पेंस से कम नहीं है। जब महाराष्ट्र में FDA ने सख्ती दिखाई और नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्रियों पर ताले लगने शुरू हुए तो इन मिलावटखोरों ने नया खतरनाक रास्ता निकाल लिया, जो था अंतरराज्यीय तस्करी यानी कि ब्लैक मार्केट। इस नेक्सस को तोड़ने का काम किया छत्तीसगढ़ ने। 1 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ सरकार ने नकली पनीर के उत्पादन, ट्रांसपोर्ट और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद बाजार में नकली पनीर की सप्लाई रुक गई। इसका फायदा उठाने के लिए दूसरे राज्यों में बैठे माफिया एक्टिव हो गए। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और नकली पनीर की तस्करी शुरू कर दी, जिसका भंडाफोड़ रायपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ। खाद्य विभाग को जानकारी मिली कि 5 अगस्त को एनालॉग पनीर की बड़ी खेप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। भोपाल से आने वाली अमरकंटक एक्सप्रेस जैसे ही रायपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी, वहां सादे कपड़ों में पहले से मौजूद फूड सेफ्टी की टीम एक्शन में आ गई। ट्रेन से 10 बड़े डिब्बे उतारे गए। इससे पहले कि तस्कर उस माल को वहां से गायब कर पाते, अधिकारियों ने उन्हें कब्जे में ले लिया। उन डब्बों में 500 किलो नकली पनीर मिला। जब जांच आगे बढ़ी तो बहुत ही शातिर सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि ये पूरा खेल भोपाल से ऑपरेट हो रहा था। मिल्क मैजिक नाम की बंद हो चुकी कंपनी का पुराना सुपरवाइजर राजेश तिवारी इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। उसने हर स्तर पर अपनी चेन सेट की हुई है। भोपाल से एक लीज कंपनी के जरिए माल ट्रेन में चढ़ाया जाता था। रायपुर स्टेशन पर माल उतारने के लिए अलग आदमी रखा गया था। स्टेशन से माल को बस स्टैंड तक पहुंचाने के लिए दूसरी टीम थी। फिर बसों के जरिए इस सफेद जहर को बिलासपुर, जगदलपुर और यहाँ तक कि ओडिशा के होटलों और ढाबों तक सप्लाई किया जा रहा था। ये लोग इतने शातिर थे कि पकड़े जाने के डर से काम के दौरान बात नहीं करते थे। माल लोड होने के बाद सिर्फ व्हाट्सएप पर फोटो भेजी जाती थी और डील पूरी हो जाती थी। रायपुर की इस घटना ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ कुछ दुकानदारों की मिलावट का मामला नहीं है, बल्कि बड़ा संगठित अपराध है। इस माफिया को रोकने के लिए सिर्फ फूड इंस्पेक्टर काफी नहीं है, बल्कि पुलिस और रेलवे की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब माफिया इतनी चालाकी से काम कर रहा है और दुकानों तक नकली पनीर आसानी से पहुंच रहा है, तो आम जनता अपना बचाव कैसे करे? अगर आप किसी होटल में खाने के पैसे दे रहे हैं तो एक ग्राहक के तौर पर आपके पास क्या अधिकार हैं, और अगर ये मिलावटखोर पकड़े जाएं तो कानून में इनके लिए सजा का क्या प्रावधान है?
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने साफ कर दिया है कि मुनाफे के लिए जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। खाद्य सुरक्षा कानून की धारा 59 के तहत अब बहुत सख्त नियम लागू हुए हैं। अगर कोई भी होटल या व्यापारी नकली पनीर बेचते या परोसते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर जांच में ये साबित हो जाए कि जहरीला पनीर खाने की वजह से किसी की जान गई है तो कानून में उम्र कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने का पक्का इंतजाम है। इस बैन से पहले सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया था। नियमों के मुताबिक ये जरूरी कर दिया गया था कि अगर कोई होटल अपनी डिश में नकली पनीर का इस्तेमाल करता है तो उसे अपने मेन्यू कार्ड या बिल पर साफ अक्षरों में एनालॉग पनीर लिखना ही होगा, ताकि ग्राहक को पता रहे कि वो पैसे किस चीज के दे रहे हैं। लेकिन इन मुनाफाखोरों ने यहाँ भी चालाकी। होटल्स और क्लाउड किचन वालों ने इन लेबल्स को मेन्यू में छिपाना शुरू कर दिया, जिससे किसी का भी ध्यान इस ओर जाए ही ना। इसी धोखेबाजी को देखते हुए अब एनालॉग पनीर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी ताकत हमारी खुद की जागरूकता ही है। अगर आप बाजार से पनीर ला रहे हैं तो घर में ही कुछ आसान तरीकों से आप उसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। क्या है वो तरीके, मैं बताती हूँ। पहला तरीका है आयोडीन टेस्ट। पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और उस पर 2 या 3 बूंद मेडिकल स्टोर पर मिलने वाला आयोडीन डालें। अगर पनीर नकली होगा तो उसका रंग गहरा नीला या काला पड़ जाएगा। दूसरा तरीका है मैश टेस्ट। साफ हाथों से पनीर के टुकड़े को थोड़ा जोर से मसलें। असली पनीर लचीला होता है, जबकि नकली पनीर पाउडर से बना होने के कारण दबाव पड़ते ही वो चूरा चूरा होकर बिखर जाएगा और चबाने पर रबड़ जैसा लगेगा। आप अरहर की दाल से भी मिलावट पकड़ सकते हैं। क्या करना है, पनीर को पानी में उबालना है और ठंडा होने पर उसमें थोड़ी सी अरहर की दाल का पाउडर मिला देना है। आप 10 मिनट छोड़िए। इसके बाद अगर पानी का रंग हल्का लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि भाई आपका जो पनीर है वो नकली है, उसमें यूरिया या डिटर्जेंट मिलाया गया है। इसके अलावा आप इसे तवे पर तेज आंच पर भूनकर भी देख सकते हैं। असली पनीर भूनने पर अपना आकार बनाए रखता है, जबकि नकली पनीर पिघलने लगता है और उसमें से तेल अलग होने लगता है। इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि सच से रूबरू कराना है। सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता, ये बात हमें समझनी होगी। अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में शाही पनीर ऑर्डर करें तो एक बार मैनेजर को बुलाकर पूछ जरूर लें कि क्या वाकई ये असली पनीर है या पाम ऑयल और मैदे का जहरीला कॉकटेल। आपकी यही जागरूकता इन मिलावटखोरों के लिए सबसे बड़ा खौफ बनेगी। अनकही का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनकही कहानियों को गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें।